वंदे मातरम साथियों, हिंदी देवनागरी शिक्षा के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अपना ये चैनल हिंदी को पूर्णतः समर्पित है। और हिंदी में समर्पित इस चैनल में आज ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि सार्वभौमिक है, जो कि सब प्रकार के सरकारी कर्मचारी और कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोनों के लिए ही लाभदायक है। तो ऐसा टॉपिक हम आज लेके आए हैं। अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे इस चैनल का लाभ अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और इस शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो। तो इसी कड़ी में राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति, आज हमारा टॉपिक है राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी कि जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। और राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति कैसी है, यानी संविधान में जिसको हिंदी को कहाँ पर स्थान मिला है, कैसा स्थान मिला है, क्या क्या अनुच्छेद है उसमें, कौन सा अध्याय है, इन सब के बारे में अध्ययन का अपना विषय रहेगा। तो ये अपना टॉपिक है कि राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति। पर इससे पहले अपन कुछ बातों को जानना जरूरी है। जैसे ये शब्द है राजभाषा, तो सबसे पहले अपन इसी शब्द के ऊपर आते हैं कि राजभाषा क्या है। कुछ शब्दों का अर्थ अपने को जानना जरूरी है। राजभाषा, तो राजभाषा किसे कहते हैं ये अपने को ध्यान में रखना है कि राजभाषा किसे कहते हैं कि सरकार द्वारा, यानी कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट या कहीं की भी गवर्नमेंट, कोई भी देश है उसकी गवर्नमेंट है, या अपने देश की अगर बात करें तो भारत में सरकार द्वारा सरकारी कामकाज और प्रशासन, संसद और विधानमंडल तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। यानी सरकार द्वारा स्वीकृत की गई वह भाषा जिसके अंतर्गत पूरा सरकारी कामकाज किया जाता है, प्रशासन में जिसका काम होता है जिस भाषा में, संसद में और विधानमंडलों में, और न्यायिक रूप में जो भाषा को काम में लिया जाता है वो क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। यानी सरकार जिस भाषा को स्वीकार करती है अपने सरकारी कामकाज के लिए, अपने सीधे शब्दों में कहे तो वो भाषा जिसको सरकार अपने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार करती है वो क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राजभाषा किसे कहते हैं, सरकार द्वारा सरकारी कामकाज संसद, विधानमंडलों तथा न्यायिक क्रियाकलापों के लिए स्वीकृत भाषा, यानी कि देश की गवर्नमेंट किस भाषा को मान्यता देती है अपने संविधान के अंतर्गत, वो कौन सी भाषा कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक दूसरा शब्द आता है राष्ट्रभाषा। इन शब्दों का अर्थ अपने को जानना जरूरी है कि कौन सी भाषा को किस रूप में जाना जाता है। राजभाषा किसे कहेंगे, जिसको सरकार मान्यता देती है, यानी गवर्नमेंट अपना सारा कार्य किस भाषा में करेगी, वो भाषा जिसके लिए सरकार एक नीति निर्धारण करती है वो राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, यानी किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा, यानी जिस देश के अंतर्गत ज्यादातर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे। और उसकी विशेषताएं क्या हो सकती है, उसमें उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं होगी, ये भी उसकी होगी, व्याकरण बंद होगी, नियमों के तहत वो बंधी हुई भाषा होगी, सरल होगी, वैज्ञानिक होगी और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाली भाषा होगी, वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। तो राष्ट्रभाषा को परिभाषा के रूप में अंतर्गत ले तो यानी कि बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली, एक तो ये अपने को ध्यान में रखना है, बड़ा क्षेत्र हो, विस्तृत क्षेत्र हो, क्या हो, विस्तृत क्षेत्र हो, बहुसंख्यक लोगों की भाषा हो, बहुसंख्यक लोगों की
भाषा यानी देश के अधिकतम नागरिक है वो जिस भाषा का प्रयोग करते हो, बड़े क्षेत्र में बोली जाती हो, उच्च कोटि की साहित्यिक रचना भी जिसमें हो, उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं, और ऐसी भाषा जो अच्छी तरीके से व्याकरण व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित व्याकरण और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उत्कृष्ट हो, उत्कृष्ट हो। और उसकी क्या विशेषता हो सकती है? बड़े क्षेत्र में बोली जाती हो, बहुसंख्यक लोगों की भाषा हो, उच्च कोटि की जिसमें साहित्यिक रचनाएं हो, सुव्यवस्थित व्याकरण हो, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उत्कृष्ट हो और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाली हो, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाली, यानी ऐसी भाषा जो राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती हो, उसको अपन क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा कहेंगे। तो दो बातें अपने पास निकल के आई। राजभाषा जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त हो, जो संसद में, विधानमंडलों में या जो भी सरकारी कार्यालय है, इसमें सरकार एक दिशा निर्देश जारी करती है कि इस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, वो राजभाषा कहलाएगी। राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? बड़े क्षेत्र में हो, देश के अधिकतम लोग जिसको बोलते हो, राष्ट्र की एकता में सहायक हो, व्याकरणबद्ध हो, सरल हो, उच्च कोटि की जिसमें साहित्यिक रचनाएं होगी, वो कौन सी भाषा कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अब एक शब्द आता है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा एक शब्द आता है, एक भाषा आती है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा, तो संपर्क भाषा की बात क्या करते हैं कि जैसे दो व्यक्ति है और दो व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलता है, जैसे एक व्यक्ति हिंदी बोलता है और दूसरा व्यक्ति तमिल बोलता है, परंतु एक ऐसी भाषा जो वो दोनों व्यक्ति जिस बात को समझ सके, वो एक दूसरे की बात को समझ सके, वो भाषा क्या कहलाएगी? संपर्क भाषा कहलाएगी। यानी अलग अलग भाषा भाषी, दो अलग अलग भाषा भाषी, जिसको अपन कह सकते हैं दो अलग अलग भाषा भाषी व्यक्ति जो एक भाषा को समझ सके, वो कौन सी भाषा कहलाएगी? संपर्क भाषा कहलाएगी। यानी एक व्यक्ति तो तमिल बोलता है और एक व्यक्ति हिंदी बोलता है, इसमें एक ऐसी भाषा कि जो वो दोनों व्यक्ति समझ सके, वो क्या कहलाएगी? संपर्क भाषा कहलाएगी। अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति तो तमिल बोलता है, एक व्यक्ति पंजाबी बोलता है, परंतु इन दोनों को दो अलग अलग भाषाएं हैं और इन दोनों व्यक्तियों को आपसी समझ विकसित करने के लिए एक तीसरी ऐसी भाषा जिसमें ये दोनों व्यक्ति अपना आदान प्रदान कर सकते हैं विचारों का, तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी? संपर्क भाषा कहलाएगी। संपर्क भाषा कहलाएगी। और भारत के अंतर्गत सरकारी कामकाज के लिए राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा स्वीकारता है? हिंदी है। ये अपने को ध्यान में रखता है। पूरे देश के अंतर्गत राष्ट्रभाषा के रूप में अगर माने तो हिंदी ही वो सारी कसौटी पर विस्तृत क्षेत्र में बहुसंख्यक लोगों की उच्च कोटि की साहित्यिक रचनाएं, सुव्यवस्थित व्याकरण, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उत्कृष्ट और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाली किसकी इसी क्षमता किसके अंतर्गत है? सिर्फ हिंदी में है। तो हिंदी को अपन भारत की राष्ट्रभाषा मान सकते हैं। राष्ट्रभाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही लोगों के संपर्क को जोड़ने वाली होती है। इसमें संपर्क भाषा का भी विशेष गुण होता है राष्ट्रभाषा में। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अलग अलग बोली और अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को जोड़ती है, इसलिए हिंदी को अपन राष्ट्रभाषा की श्रेणी में ले सकते हैं। संपर्क भाषा किसे कह सकते हैं? जो दो अलग अलग भाषा भाषी व्यक्ति जिस एक भाषा में अपने विचारों का विनिमय कर सके, आदान प्रदान कर सके, वो भाषा कौन सी कहलाएगी? संपर्क भाषा कहलाएगी। अब बात करते हैं मानक भाषा की। ये शब्द है, इनको समझने की ज्यादा आवश्यकता है भी, ये शब्द किस जगह काम आते हैं और इनका अर्थ क्या होता है। एक होता है मानक भाषा। मानक भाषा
अब भाषा के कई रूप हो सकते हैं, अव्यवस्थित हो सकती है, उसको एक रूपता प्रदान करने के लिए और सही व्यवस्थित और सही ढंग से प्रेजेंटेशन करने के लिए एक मानक भाषा की रचना की जाती है। वो क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। तो मानक भाषा की विशेषताएं क्या होगी? मानकीकरण युक्त होगी, मानकीकरण युक्त। एक तो इसकी ये विशेषता होगी, मानक भाषा क्या होगी? वो मानकीकरण की हुई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक रूपता होगी, उस भाषा के अंतर्गत हर शब्द के लिए क्या है कि अलग अलग रूप प्रचलित नहीं होंगे, एक रूपता युक्त, एक रूपता से बद्ध होगी या एक रूपता से युक्त होगी। और परिनिष्ठित भाषा होगी, परिनिष्ठित भाषा, और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट होगी। उसके सारे नियम क्या है कि एक दूसरे से मिले हुए होंगे और नियमों में एक रूपता होगी। वो कौन सी भाषा होगी? मानक भाषा होगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब एक शब्द आता है बोली। तो बोली किसे कहते हैं? जब कोई एक भाषा बहुत छोटे क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, जिसका संकुचित क्षेत्र हो, यानी संकुचित क्षेत्र में, यानी विस्तृत क्षेत्र में न होकर के संकुचित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, उसको अपन क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। अब यह बात ध्यान रखना है कि बोली और भाषा दोनों कई बार एक हो जाती है। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब बोली बड़े क्षेत्र में बोली जाए, बड़े क्षेत्र में व्यवहार हो, यानी बोली का व्यवहार बड़े क्षेत्र में हो, तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। अगर कोई बोली है और उस बोली का व्यवहार बहुत बड़े क्षेत्र में हो, तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। अगर भाषा है और उसका व्यवहार संकुचित क्षेत्र में हो जाए, क्षेत्र में हो जाए तो वो बोली बन जाती है, बोली बन जाती है। अगर कोई बोली है और वो देश के एक बहुत बड़े विस्तृत भूभाग में बोली जाए, तो वो भाषा बन जाएगी। अगर कोई भाषा है और बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत नाम बोली जाकर संकुचित क्षेत्र में वो सिमट जाए, तो वो क्या बन जाएगी? बोली बन जाएगी। इसको अपन एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे ब्रज भाषा, उसके पीछे नाम लगा हुआ है ब्रज भाषा, जो मध्यकाल के अंतर्गत पूरे भारत में बोली जाती थी, परंतु आज एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सिमट गई है। तो आज ब्रज भाषा क्या है? बोली है। आज ब्रज भाषा क्या है? आज ब्रज भाषा बोली है। और एक खड़ी बोली थी, एक समय के अंतर्गत दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती थी, और आज इसका व्यवहार पूरे भारत में होता है। तो ये भाषा के रूप में अपना स्थान है इसने ले लिया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जब बोली बड़े क्षेत्र में बोले जाने लगती है, तो वो भाषा कहलाने लगती है, और जब भाषा संकुचित क्षेत्र के अंतर्गत सिमट जाती है, तो वो बोली कहलाने लगती है। तो ये सारी बातें अपने समझ में आ गई कि राजभाषा किसे कहते हैं? राजकाज की भाषा, जिसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो, और जो संसद और सब सरकारी कार्य जिस भाषा के अंतर्गत हो, राजभाषा। राष्ट्रभाषा जो देश को एकता के क्षेत्र में रखती हो, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती हो, जिसका व्याकरण से ढंग से हो, जिसमें भाषा वैज्ञानिक तत्व हो, जिसका मानक रूप हो, परिनिष्ठित रूप हो, और देश को एकता में जोड़ती हो, जिसका उच्च कोटि का साहित्य हो, जो सब भाषाओं को अपने में समाहित करने की क्षमता रखती हो, जिसमें समन्वय का गुण हो, वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। और जो संपर्क भाषा का भी जो गुण रखती हो, वो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? कि जो दो भिन्न भिन्न जो है वो भाषाओं के व्यक्ति अपनी भाषा का विनिमय करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस भाषा में वो अपनी बातों को समझते हो, वो क्या कहलाएगी? संपर्क भाषा कहलाएगी। बोली किसे कहते हैं? संकुचित क्षेत्र में बोली जाएगी तो बोली, और वही अगर बड़े क्षेत्र में व्यवहारित हो जाएगी तो वो भाषा कहलाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इन शब्दों को अपने को ध्यान में रखना है। तो भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, बोली और मानक भाषा, मानकीकरण से युक्त हो, एक रूपता हो, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अच्छी हो, सुव्यवस्थित शब्द भंडार हो, तो वो क्या कहलाएगी? मानक भाषा कहलाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, बोली और भाषा, ये सब बातें अपने समझ में आ चुकी है कि क्या है। अब आगे बात करते हैं कि
अपना टॉपिक है राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ये मुख्य मुख्य बातें अपन ने शामिल कर ली कि किसको कौन सी भाषा में क्या बोला जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब राजभाषा शब्द आता है सबसे पहले इसमें, तो राजभाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये अपने को ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम प्रयोग संविधान सभा में, संविधान सभा में, यानी कि राजभाषा हिंदी है और हिंदी को संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। और जब संविधान सभा कानून का निर्माण कर रही थी उस समय संविधान सभा जो पूरे भारत देश का कानून बनाया और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस संविधान सभा के अंतर्गत जिसका गठन 1946 में हुआ और लंबे समय के बाद ये भारत का संविधान निर्मित करती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम संविधान सभा के अंतर्गत राजभाषा शब्द का प्रयोग किसने किया, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो श्री राजगोपालाचारी ने किया, श्री राजगोपालाचारी किसने किया, श्री राजगोपालाचारी ने राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया। अगर बात करते हैं कि संविधान सभा के अंतर्गत या भारत की अगर बात करें तो राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, श्री राजगोपालाचारी ने किया था। अब बात करते हैं कि संविधान में यानी भारत का जो संविधान है उसमें राजभाषा के संबंधी जो अनुच्छेद है वो प्रावधान कहां है। तो सबसे पहले अपन को ध्यान में रखना है भाग, कौन कौन से भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। भाग यानी पूरा जो संविधान है वो 22 भागों में बंटा हुआ था और निर्माण के समय, और 365 और 368 70 उसमें अनुच्छेद थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। 396 अनुच्छेद थे जब संविधान का निर्माण हुआ था और वो 22 भागों में बटा हुआ था। तो अब अगर भाग की बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा या राजभाषा जो शब्द है वो कौन कौन से भाग में है। एक तो राजभाषा शब्द का प्रयोग राजभाषा संबंधी प्रावधान भाग 5 में है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक अपने को ध्यान में रखना है कि भाग 6 में भी है राजभाषा हिंदी का उल्लेख कहां पर है, भाग 6 में भी है। यानी राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद कौन कौन से भाग में है, भाग 6 में भी है और भाग 17 में भी है। ये 3 तो अपने को भाग ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि भाग 5 में कौन सा अनुच्छेद है। भाग 5 में अनुच्छेद 120 के अंतर्गत राजभाषा का उल्लेख है, अनुच्छेद 120 में, ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी भाग 5 में राष्ट्रभाषा हिंदी की अपन संवैधानिक स्थिति की बात कर रहे हैं कि संविधान में हिंदी को कहां स्थान मिला है, तो 3 भागों में स्थान मिला है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, तो अपन भाग 5 में भी है, भाग 6 में भी है और भाग 17 में भी है। अपने कॉलेज लेक्चरर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि भाग 5 में भी, भाग 6 में भी और भाग 17 में भी राजभाषा संबंधी प्रावधान है। और भाग 5 में अनुच्छेद कौन सा है, 120 है, और भाग 6 में अनुच्छेद कौन सा है, 210 है, और भाग 17 में अनुच्छेद कौन से है, अनुच्छेद 343 से 351 तक, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो भारत में अगर संविधान में बात करें तो राजभाषा कहां पर है, भाग 5 में, भाग 6 में, भाग 17 में। भाग 5 में कौन सा अनुच्छेद है, 120, ये किसमें है, संसद की भाषा संबंधित प्रावधान है। इसमें संसद की भाषा यानी भारतीय जो संसद है, संसद किसे कहते हैं, जब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के जो बनाती है वो क्या कहलाती है, संसद कहलाती है। और भाग 6 में है विधानमंडल, विधानमंडल। तो विधानमंडल किसे कहते हैं कि जब राज्यपाल, राज्यसभा और राज्य परिषद, विधानसभा और विधान परिषद तीनों चीज होगी, राज्यपाल हो जाएगी, विधानसभा हो जाएगी और विधान परिषद हो जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, विधानमंडल कहलाता है। तो अनुच्छेद भाग 5 अनुच्छेद 120 संसद संबंधी भाषा का प्रावधान कहां पर है, अनुच्छेद 120 के अंतर्गत है। भाग 6 अनुच्छेद 210 विधानमंडलों की भाषा का प्रावधान है, और भाग 17 यहां पर पूरा हिंदी का विशेष उपबंध
किया गया है। राजभाषा संबंधी विशेष उपबंध, राजभाषा संबंधी विशेष उपबंध, यानी पूरी राजभाषा का जो विस्तृत विश्लेषण और वर्णन जो किया गया है वो कहां पर किया गया है? भाग 17 में किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका प्रावधान किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस भाग 17 के अंतर्गत जो किया गया शीर्षक का क्या नाम है, ये अपने को ध्यान में रखना है। शीर्षक, इसका शीर्षक क्या है? तो भाग 17 के अंतर्गत जो संवैधानिक प्रावधान किया गया उसका शीर्षक क्या है? राजभाषा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का उल्लेख किस शीर्षक के अंतर्गत किया गया? ये प्रश्न आ सकता है। तो किस शीर्षक के अंतर्गत किया गया है? राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत किया गया। सब प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। अनुच्छेद कौन कौन से आ सकते हैं, ये अपने से पूछा जा सकता है, छंटाया जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा का प्रावधान नहीं है। तो 120 दे देंगे, 210 दे देंगे, 343 से 351 दे देंगे। अब आपको छांटना है, कुछ और दे देंगे कि कौन से के अंतर्गत नहीं है। तो अपन जो ये वीडियो लेके आए इसमें समग्र अध्ययन को प्राथमिकता के साथ लेके आए हैं कि कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। तो भाग 5, भाग 6, भाग 17, अनुच्छेद 120, 210 और 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51 तक ये अनुच्छेद अपने को ध्यान में रखने हैं। और शीर्षक क्या है? भाग 17 के अंतर्गत संविधान में किस शीर्षक के अंतर्गत किया गया है? राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। और इसके 4 अध्याय बनाए गए हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत कितने अध्याय बनाए गए हैं? 4 अध्याय। 4 अध्याय के अंतर्गत राजभाषा संबंधी प्रावधान है। तो सबसे पहले है संघ की राजभाषा, संघ की भाषा। संघ की भाषा, संघ किसे कहेंगे? 2 प्रकार की गवर्नमेंट है, एक केंद्रीय शासन सेंटर और एक है राज्य। राज्य को क्या कहा जाता है? राज्य को राज्य कहा जाता है और केंद्र को क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ है, भारत संघों का राज्य है। ये अपने को ध्यान, राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का। संविधान के अंतर्गत प्रावधान है कि भारत राज्यों का संघ है। तो संघ किसे कहेंगे? अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे। यानी जो सेंटर का जो मतलब क्रियाकलाप है उसको अपन क्या कहेंगे? संघ कहेंगे। तो संघ से संबंधित भाषा यानी सेंटर की जो भाषा है, केंद्र सरकार की जो भाषा है, यानी संसद में पूरी संसद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल है, वो क्या होगी? संघ की, संघ के अंतर्गत आएगा। तो संघ की भाषा संबंधी एक तो 4 अध्याय। पहला है संघ की भाषा और दूसरा है प्रादेशिक भाषाएं, यानी राज्यों के अंतर्गत कौन सी भाषा है? प्रादेशिक भाषाएं। दूसरा शीर्षक अपने पास क्या है? राजभाषा का दूसरा अध्याय क्या है? प्रादेशिक भाषाएं है। तीसरा अपने पास क्या है कि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, एससी, सुप्रीम कोर्ट और एचसी, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाएं। ये अपने पास इसका तीसरा अध्याय है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि तीसरा अध्याय क्या है? एससी और एचसी आदि की भाषाएं, आदि भी जोड़ सकते हैं, या भाषाएं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं। और चौथा अपने पास है भाषाओं संबंधी विशेष निर्देशों से संबंधित, यानी भाषाओं से संबंधित विशेष निर्देश किस में दिए गए हैं? विशेष निर्देशों से संबंधित, विशेष निर्देशों से संबंधित। अब अपने को ध्यान में रखना है कि भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा संबंधी विशेष प्रावधान है। शीर्षक क्या है? याद रखना है, राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत। अध्याय कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, एससी और एचसी की भाषाएं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं और विशेष निर्देशों से संबंधित, यानी राजभाषा से संबंधित विशेष क्या क्या निर्देश दिए गए हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? विशेष निर्देशों से संबंधित। 4 अध्याय है और 4 अध्याय ये अपने को ध्यान में रखना है। शीर्षक ध्यान में रखना है, भाग ध्यान में रखना है, अनुच्छेद ध्यान में रखना है 343 से 351 तक। तो ये मुख्य संविधान के अंतर्गत किस प्रकार से। अब बात करते हैं कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। अब आगे बात करते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है।
तो सबसे पहले अपने पास अनुच्छेद कौन सा है? 120। अनुच्छेद 120। तो सबसे पहले है अपने पास अनुच्छेद 120। अब अनुच्छेद 120 के अंतर्गत क्या प्रावधान है ये अपने को पता ही है। भाग कौन से में है ये? भाग 5 में। और अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत संसद के अंतर्गत क्या भाषा है उसकी अपन बातें करेंगे। संसद का कार्य किस में होगा? हिंदी में या अंग्रेजी में होगा? इसमें एक बात तो है, अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 के अंतर्गत संसद में, यानी संसद के अंतर्गत कौन सी भाषा होगी? संसद का कार्य किस में होगा? संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में। एक बात तो यह शामिल है कि 120 क्लॉज 1 के अंतर्गत यह शामिल है कि संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। आगे बात भाषाओं की। भाग 5 अनुच्छेद 120, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? 120 क्लॉज 1 में है कि संसद का कार्य या हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। इन दो भाषाओं में संसद का कार्य होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 120 में एक तो ये है, और एक ये है कि संसद, इसके अंतर्गत दूसरी बात इसमें होगी कि संसद का अध्यक्ष और सभापति, ये दो शब्द अपने को ध्यान में रखना है। अध्यक्ष किसका होता है? लोकसभा का होता है। सभापति किसका होता है? राज्यसभा का होता है। अगर राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष अगर किसी सदस्य को अनुमति देता है तो वो व्यक्ति अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। ये अपने को ध्यान रखना। दो बातें हैं इसमें, एक तो संसद का कार्य हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 के अंतर्गत। दूसरी बात यह है कि अगर अध्यक्ष और सभापति किसी सदस्य को अनुमति दे तो वो अपनी मातृभाषा के अंतर्गत बोल सकता है। द्वारा, अध्यक्ष द्वारा मातृभाषा में बोलने की अनुमति। दो बातें आ गई। सीधी सीधी अगर बात करें तो संसद का कार्य हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अध्यक्ष और सभापति अगर किसी को अनुमति दे तो वो अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। अगर कोई राजस्थान का सदस्य है, वो ऐसे कहेगा कि मैं तो राजस्थानी में बोलना चाहता हूं, तो उसको अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? अध्यक्ष से लेनी पड़ेगी। अगर ये राज्यसभा का सदस्य है तो उसको राज्यसभा के सभापति से लेनी पड़ेगी। वो अगर अनुमति देगा तो आप राजस्थानी के अंतर्गत भी बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति असम का रहने वाला है, वो चाहेगा कि मैं असमिया में बोलूंगा, तो इसकी अनुमति कौन देगा? अध्यक्ष देगा, उसका सभापति देगा। और वो अगर अनुमति देते हैं तो वे व्यक्ति असमिया में भी अपना भाषण संसद के अंतर्गत रख सकता है। ये अपने को ध्यान रखना। दो बातें आ गई अनुच्छेद 120 के 20 क्लॉज 1 में। दो बातें हैं, या तो संसद का कार्य हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। और दूसरी बात इसी के अंतर्गत कौन सी है कि अध्यक्ष और सभापति अगर अनुमति देंगे तो कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। एक 120 क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? 120 अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि 26 जनवरी 1965 के बाद संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। पहले तो यह है प्रावधान हिंदी और अंग्रेजी में, परंतु दूसरे इसी अनुच्छेद में दूसरी बात यह कही गई है कि 26 जनवरी 1965 के बाद, यानी संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि अंग्रेजी को साथ साथ लेके चलेंगे, परंतु कब तक लेके चलेंगे? संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक, और 15 वर्ष बाद में सिर्फ हिंदी को पढ़ाया जाएगा। यह संवैधानिक प्रावधान ऐसा था, परंतु यह हकीकत में लागू नहीं हो सका, क्योंकि बंगला भाषी लोगों ने, बांग्लादेश के लोगों ने और वहां पर जो है अपना आंध्र प्रदेश के लोगों ने 1965 के बाद में काफी विरोध किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को, राष्ट्रभाषा संबंधी प्रावधान को एक प्रकार से ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आज भी लगभग कार्य अंग्रेजी के अंतर्गत हो रहा है। परंतु संविधान में यह प्रावधान था स्पष्ट रूप से कि 26 जनवरी 1965 के बाद, यानी संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद संसद का सारा कार्य किसमें होगा? हिंदी में होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी 26 जनवरी 1965 के बाद संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। इसमें कौन सा क्या है? इसमें 26 जनवरी 1965 के बाद संसद का कार्य हिंदी में
होगा। स्पष्ट प्रावधान है अनुच्छेद 120 क्लॉज 2 में कि 26 जनवरी 1965 के बाद संसद का कार्य हिंदी में होगा। दूसरे शब्दों में अपन इसको मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद संसद का समस्त कार्य किसमें होगा? हिंदी में होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 120 के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि संसद का कार्य या हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। अगर अध्यक्ष किसी भी सांसद को अगर अनुमति दे कि आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हो, तो वो अपनी बात मातृभाषा के अंतर्गत संसद के अंतर्गत रख सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात 120 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि 26 जनवरी 1965 के बाद यानी संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद संसद के अंतर्गत केवल और केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये अनुच्छेद 120 के अंतर्गत है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 भाग कौन सा है? भाग अपने पास है 6। अनुच्छेद 210 के अंतर्गत किससे संबंधित है? ये अपने को ध्यान में रखना है कि राज्य विधानमंडलों में कार्य राज्य की राजभाषा में होगा या राज्य की राजभाषाओं में होगा। यानी अगर कोई स्टेट जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान अपने राज्य विधानमंडल के अंतर्गत कार्य के लिए जैसे हिंदी को स्वीकृत करती है, हिंदी को भी स्वीकृत कर सकती है, 2 भाषाओं को भी स्वीकृत कर सकती है, 3 को भी कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां हिंदी भी है और उर्दू भी है। तो राज्य विधानमंडलों का कार्य काज है वो या तो राजभाषा में राज्य की राजभाषा में होगा या राज्य की राजभाषाओं में होगा या हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। ये किसके अंतर्गत है? प्रावधान है अनुच्छेद 210 के अंतर्गत है। राज्य विधानमंडलों का जो कार्य है, राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य भाषा में होगा, राज्य भाषा में होगा या राज्य भाषाओं में होगा। यानी एक से अधिक भाषा, राज्य की एक से अधिक भाषा के रूप में मान्यता अगर दे दी जाती है तो राज्य भाषाओं में या हिंदी में। अगर किसी को भी मान्यता नहीं देती है, यानी जैसे कोई स्टेट है वो अपने राज्य की कोई भाषा स्वीकृत नहीं करती है या अपने राज्य की कोई राजभाषाओं को स्वीकृत नहीं करती है, स्टेट लैंग्वेज की, तो वो कार्य हिंदी में होगा या फिर किस में होगा? अंग्रेजी में होगा। तो 4 बातें इसमें निकल कर आती है अनुच्छेद 120 के अंतर्गत कि राज्य विधानमंडल का कार्य या तो वो जो स्टेट है वो अपनी राजभाषा को मान्यता देगा उसमें होगा, या एक से अधिक को भी दे सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू भी है और हिंदी भी है, 2 में। अगर ये दोनों कार्य नहीं होते हैं तो फिर हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। तो चारों ऑप्शन उसके पास है। ये प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 120 के अंतर्गत है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसी में एक बात और भी है, जो बात ये है यानी अध्यक्ष और सभापति, अध्यक्ष और सभापति, इसमें राज्य विधानमंडल के अंतर्गत अध्यक्ष किसका होता है? विधानसभा का होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। विधानसभा का तो अध्यक्ष होता है और सभापति किसका होता है? विधान परिषद का होता है, जो 6 राज्यों में है। 8% भारत के अंतर्गत है, 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। तो अध्यक्ष और सभापति अगर किसी भी विधायक को अनुमति दे तो वो अपनी मातृभाषा के अंतर्गत बोल सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अध्यक्ष सभापति द्वारा मातृभाषा में बोलने की अनुमति, अध्यक्ष सभापति द्वारा मातृभाषा में बोलने की अनुमति। अब जैसे राजस्थान का विधानमंडल है और उसमें कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो मेवाड़ी में बोलूंगा, मैं अपनी बात मेवाड़ी में रखूंगा, मारवाड़ी में रखूंगा। कोई व्यक्ति कहेगा मैं अपनी बात ढूंढाड़ी में रखूंगा, मेवाती में रखूंगा, तो इसकी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? अध्यक्ष से लेनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान में 1 सदनीय विधानसभा है इसलिए। तो उसकी अनुमति कौन देगा? विधानसभा का अध्यक्ष देगा, और वो अपनी बात अपनी मातृभाषा के अंतर्गत रख सकेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये 2 अनुच्छेद हो गए। अनुच्छेद 120 भाग 5 के अंतर्गत है। 2 बातें हैं, संसद का कार्य हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। 120 क्लॉज 1 में दूसरी बात कौन सा है कि अध्यक्ष और सभापति अगर अनुमति देंगे तो वो अपनी बात मातृभाषा में भी रख सकता है। और 120 क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1965 के बाद संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा।
अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं है। और अनुच्छेद 210 के अंतर्गत क्या है, भाग 6 और अनुच्छेद 210 विधानमंडलों से संबंधित भाषाएं हैं। यानी विधानमंडल के अंतर्गत जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो अपने कार्य के लिए राज्य की भाषा के रूप में स्वीकृत करेंगे। जैसे राजस्थान ने राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया हिंदी को, भारत की भी यही है, राजस्थान ने भी हिंदी को स्वीकृत किया है। और जैसे यूपी के अंतर्गत दो है, जैसे हिंदी है और उर्दू है। तो राज्य विधानमंडलों का कार्य राजभाषा में होगा, राज्य की राजभाषा में होगा, या राज्य की राजभाषाओं में होगा, या हिंदी में होगा, या अंग्रेजी में होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अध्यक्ष और सभापति अगर किसी को अनुमति दे तो कोई भी विधायक अपनी बात अपनी मातृभाषा में भी रख सकता है। तो ये बात आ गई अपने पास, अनुच्छेद भाग 5 और भाग 6 क्लियर हो गए। अब आगे अपन बात करते हैं भाग 17 की। तो भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है, और शीर्षक क्या है, राजभाषा है। और 4 उसमें अध्याय कितने हैं, 4 है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 343 से 351 तक है। तो भाग 17 अनुच्छेद 343। तो 343 के 3 क्लोज है, ये अपने को ध्यान में रखना है। 343 एक में क्या है कि राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय प्रयोग किया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना। 3 बातें हैं इसमें, राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय प्रयोग होगा। भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय प्रयोग होगा। 3 बातें आ गई कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, संघ की, यहां एक शब्द और जोड़ लेना, संघ की, यानी संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय प्रयोग होगा। भारतीय अंक तो इस प्रकार से लिखे जाते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। इस प्रकार से भारतीय अंक लिखे जाते हैं, परंतु भारतीय अंक तो यही होंगे, और इसका प्रयोग कौन सा होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5 जो सब पूरे विश्व के अंतर्गत इसका लगभग व्यवहार किया जाता है। तो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय प्रयोग होगा। तो 3 बातें होगी। लिपि, जो अपन लिपि लिख रहे हैं वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तो जो ब्रह्मी लिपि से उत्पत्ति हुई है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राजभाषा हिंदी होगी। 343 क्लोज 1 में 3 बातें हैं, राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का अंतरराष्ट्रीय प्रयोग होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 343 क्लोज 2 में क्या प्रावधान है? अब इसमें 3 भाग है, 1, 2 और 3। यानी 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा। 26 जनवरी 1965 के बाद केवल हिंदी का प्रयोग होगा संघ में, परंतु ऐसा हुआ नहीं। यह भी किसके अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि 26 जनवरी 1965 यानी संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक, संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक केवल अंग्रेजी का प्रयोग होगा, केवल अंग्रेजी का प्रयोग होगा। यानी संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक ही अंग्रेजी का प्रयोग होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा, ये ध्यान में रखना, केवल शब्द हटा देना है। 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब क्या है कि 100 इसी का क्लोज है 343 क्लोज 3। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि 15 वर्ष बाद जो संसद है वो हिंदी या अंग्रेजी के लिए उपबंध कर सकेगी। यानी 1965 के बाद संसद को यह अधिकार होगा कि वो हिंदी को रखे तो हिंदी, अंग्रेजी को रखे तो अंग्रेजी, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों रखे तो दोनों रख सकती है। यानी ये शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास होगी।
यानी 15 वर्ष बाद, संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद संसद हिंदी या अंग्रेजी हेतु उपबंध कर सकती है। यानी यह शक्ति किसके पास है कि 26 जनवरी 1965 के बाद संसद को यह शक्ति है कि वो हिंदी के लिए भी उपबंध कर सकती है और अंग्रेजी के लिए भी उपबंध कर सकती है। यानी इसकी शक्ति किसको दे दी गई? संसद को दे दी गई। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये अनुच्छेद है 343 क्लोज 1, राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। और 343 क्लोज 2 में क्या है कि 15 वर्ष यानी 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा। और 343 क्लोज 3 के अंतर्गत क्या है कि 15 वर्ष बाद संसद को ये शक्ति होगी कि वो हिंदी या अंग्रेजी के लिए उपबंध कर सकती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अनुच्छेद आता है भाग 17 में ही, अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? यानी संविधान लागू होने के बाद, इसमें सीधी बातों में अगर समझने का प्रयास करें, अगर संविधान लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति हिंदी के लिए एक आयोग का गठन करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? 344 में। एक तो यह बात है, और दूसरी बात यह है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद संसद एक समिति गठन करेगी, जो राष्ट्रपति ने जो आयोग गठन किया उसकी जो सिफारिशें होगी उसके ऊपर विचार करने के लिए संसद एक समिति गठित करेगी। ये दो बातें कौन से अनुच्छेद 344 में है? क्या बातें हैं? यानी संविधान लागू के 5 वर्ष बाद, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति हिंदी हेतु एक आयोग का गठन करेंगे। अनुच्छेद 344 में क्या बात कही गई है कि संविधान लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में, और उसके 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति क्या है कि हिंदी के लिए एक आयोग का गठन करेगा। यह बात किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। और इसका जो है वो क्रियान्वयन करने के लिए क्या है कि एक आयोग भी गठन किया गया। 7 जून 1955 को राष्ट्रपति ने एक आयोग गठन किया हिंदी के लिए, राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बीजी खेर को, बाल गंगाधर खेर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसने 19 सिफारिशें दी थी। इनकी अध्यक्षता में, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, यानी 7 जून 1955 को, और इसने अपने 19 सिफारिशें दी थी। राजभाषा आयोग का गठन किया गया। किस अनुच्छेद की पालना में? अनुच्छेद 344। यानी कि 5 वर्ष बाद क्या है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। अब इसने अपनी जो सिफारिशें दी उस सिफारिशों पर विचार करने के लिए भी इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद आयोग की सिफारिशों पर विचार हेतु एक समिति गठित करेगा। समिति का गठन करेगी। अब यह भी अनुच्छेद 344 में है। दो बातें हैं 344 में। एक तो राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेगा संविधान के 5 साल बाद। दूसरी बात है कि संसद एक समिति गठन करेगी संविधान के 10 साल बाद। और 10 साल बाद एक समिति गठन की जाती है, राजभाषा समिति। राजभाषा समिति कब गठन की जाती है? 1959 में समिति गठन की जाती है। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत को बनाया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत को बनाया जाता है, जो कि एक साहित्यकार भी थे गोविंद वल्लभ पंत।
तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि राजभाषा समिति आयोग का गठन होता है 5 वर्ष बाद, और 10 वर्ष बाद संसद एक समिति भी गठन करेगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 344 में 2 बातें हैं। आगे बातें, एक तो आयोग का गठन करेगा और इसकी पालना के अंदर 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन कर दिया गया और उसने अपनी 19 सिफारिशें दी। और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसद एक समिति गठन करेगी और समिति का गठन 1959 में कर दिया गया। किसके अध्यक्षता में? गोविंद वल्लभ पंत, तत्कालीन गृह मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 344, 343 1, 2, 3 और 44 के अंतर्गत 2 बातें शामिल होगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 345 की। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत क्या है? अब एक तो यह बात ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 345, 346 और 347 इसमें राज्यों से संबंधित भाषा के प्रावधान है। राज्यों से संबंधित भाषाई प्रावधान। प्रावधान है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है? अनुच्छेद 345 की बात करते हैं। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत क्या है कि राज्यों द्वारा राजकीय प्रयोजनों के लिए भाषा की स्वीकृति, यानी स्टेट अपनी राजभाषा कौन सी बनाएगा, ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 345 में है। क्या बात है कि राज्यों द्वारा राजकीय प्रयोजनों हेतु भाषा की स्वीकृति। राज्यों द्वारा राजकीय या सरकारी प्रयोजनों हेतु भाषा की स्वीकृति। तो अनुच्छेद 345 के अंतर्गत क्या है कि राज्यों द्वारा कोई भी स्टेट है वो अपने राजकीय प्रयोजनों या सरकारी कामकाज के लिए अपनी जो भाषा है वो स्वीकृत कर सकता है। जैसे राजस्थान ने क्या की है? हिंदी की। ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी राज्यों द्वारा राजकीय या सरकारी प्रयोजनों हेतु भाषा की स्वीकृति। यह अनुच्छेद कौन से है? अनुच्छेद 345 में। अनुच्छेद 346 के अंतर्गत क्या है? ये अपने को ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 346 के अंतर्गत क्या है। यानी एक तो संघ द्वारा निर्धारित भाषाएं। संघ द्वारा क्या बातें होगी इसके अंतर्गत? संघ द्वारा निर्धारित भाषाएं, यानी संघ और राज्यों के बीच के अंतर्गत कौन सी भाषा होगी? संघ की कौन सी भाषा होगी? राज्यों और संघ के बीच कौन सी भाषा होगी? और राज्यों और राज्यों के बीच कौन सी भाषा होगी? यह बात किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 346 के अंतर्गत है। संघ द्वारा निर्धारित भाषाएं। संघ द्वारा निर्धारित भाषाएं किन के बीच में? राज्य और संघ के बीच, राज्यों और राज्यों के बीच, तो ये बातें किसके अंतर्गत शामिल है कि संघ ये निर्धारित करेगा कि राज्य और संघ के बीच कौन सी भाषा होगी, राज्य और संघ के बीच कौन सी भाषा होगी, राज्य और राज्यों के बीच कौन सी भाषा होगी। इस बात की जो स्वीकृति है वो किसके अंतर्गत होगी? अनुच्छेद 346 के अंतर्गत होगी। राज्यों के बीच स्वीकृत भाषाएं, स्वीकृत भाषाएं। और इस अनुच्छेद की पालना के अंतर्गत भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1976 लेकर के आए, जिसके अंतर्गत क, ख, ग 3 श्रेणियों के अंतर्गत राज्यों को बांट दिया गया। क श्रेणी वाले हिंदी के राज्य और ख श्रेणी वाले जहां पर दूसरी भाषाएं बोली जाती है परंतु हिंदी का भी व्यवहार होता है। ख श्रेणी के अंतर्गत केवल अंग्रेजी का व्यवहार होता है। तो इस प्रकार में
कै ख ग श्रेणी के अंतर्गत बांट दिया गया राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत। तो इसमें ये 346 के तहत, अनुच्छेद 346 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि संघ और राज्य के बीच में कौन सी भाषा होगी। जैसे कै श्रेणी के राज्य और संघ के बीच में क्या प्रावधान होंगे। अगर मान लो संघ से कोई भी पत्र अगर कै श्रेणी के राज्य का आता है, तो राज्य के लिए आता है, तो हिंदी में आएगा। अगर वो अंग्रेजी में आता है तो उसका हिंदी का अनुवाद साथ में होगा। अब क्या है कि संघ द्वारा ख श्रेणी के राज्यों को अगर भेजा जाता है तो मतलब वो पत्र क्या हिंदी में भी भेजा जा सकता है और अंग्रेजी में भी भेजा जा सकता है। ये अपने को ध्यान रखना है। और ग श्रेणी के अंतर्गत जो राज्य है उनको संघ द्वारा कोई पत्र भेजा जाएगा तो वो अंग्रेजी में भेजा जाएगा। तो संघ और राज्यों के बीच, राज्यों और राज्यों के बीच जो भाषा समानता प्रावधान है वो किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 346 के अंतर्गत है। और इसकी अनुपालना में राजभाषा अधिनियम 1976 बनाया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अनुच्छेद 347 के अंतर्गत क्या है कि राज्य अगर कोई मांग करता है, कोई स्टेट अगर मांग करता है कि हमारी ये भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, तो राष्ट्रपति उस भाषा को संवैधानिक मान्यता देगा। यह बात किसमें, अनुच्छेद 147 में है। राज्य की मांग पर राष्ट्रपति द्वारा भाषा को मान्यता देना। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, राज्य की मांग पर राष्ट्रपति द्वारा भाषा को मान्यता देना। जैसे मारवाड़ी भाषा राजस्थानी के लिए राजस्थान प्रदेश ने मांग की है कि मारवाड़ी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा है, इसको मान्यता मिलनी चाहिए। तो स्टेट अगर मांग करता है कि हमारी इस भाषा को आप क्या है कि मान्यता का दर्जा दो, तो वो दर्जा कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। और इसकी पालना के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत क्या है, संविधान में 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है जिसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 347 में क्या है, अब अपन दोबारा इसका रिवीजन कर ले। अनुच्छेद 345, 346 और 347 में क्या है, राज्यों से संबंधित भाषाओं का प्रावधान है। ये अपने को ध्यान में रखना है। 345 में क्या है कि राज्यों द्वारा अपने सरकारी कामकाज के लिए या राजकीय प्रयोजनों के लिए कौन सी भाषा को स्वीकृत किया जाता है, वो भाषा मानी जाएगी। और अनुच्छेद 346 में क्या है कि संघ और राज्यों के बीच भाषा, संघ और राज्यों के बीच जो भाषा है उसकी स्वीकृत जो भाषाएं है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, अनुच्छेद 346 के अंतर्गत आ जाएगी। अनुच्छेद 347 के अंतर्गत क्या है कि राज्य की मांग पर राष्ट्रपति द्वारा भाषा को मान्यता देना, जिसके अंतर्गत संविधान में 8वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, जिसमें आज 22 भाषाएं हैं। तो ये हो जाएंगी राज्य संबंधी भाषाओं के बारे में। अब उसके बारे में 48, 49, 50, 51, अनुच्छेद 51 में क्या क्या प्रावधान है, राजभाषा अधिनियम क्या है, इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।